यार अगेन सेम चीज कि क्या चाहिए आपको, रिकर्जन आना चाहिए। डीपी का हम इंट्रोडक्शन ले रहे होंगे। मतलब वही एकदम, मतलब देखो डीपी कुछ होता नहीं है, इट्स जस्ट रिकर्जन, बट विथ अ स्लाइट मॉडिफिकेशन डीपी हो गया, है ना। हम कर क्या रहे होंगे यार, अपने बार बार रिकर्जन ही कर रहे होंगे, तो आपको थोड़ी बहुत चीजें जाननी चाहिए। वो होना चाहिए कि आपको फंक्शंस पता हो कैसे काम करते हैं, ठीक है, क्या फ्लो होता है, रिकर्जन क्या होता है, अगेन स्टैक डायग्राम क्या होता है, और ट्री डायग्राम क्या होता है, ठीक है। मतलब दे आर द सेम थिंग, बट आप देख पाते हो, आप खुद से बना पाते हो, और बस यही यही सवाल है, ठीक है। और देखिए, है ना, मतलब जैसे जैसे हम चीजें करते जाएंगे वैसे वैसे हम देखते भी जाएंगे चीजें। सवाल आप पूछिएगा। मीनवाइल, डायनेमिक, so what is DP? DP is डायनेमिक प्रोग्रामिंग। देखो, जैसा हमको ये शब्द बता रहा है ना कि कुछ कुछ मूव करते हुए हम कुछ प्रोग्राम कर जा रहे हैं, ठीक है। तो बस यही डायनामिक प्रोग्रामिंग होता है ना। मतलब जो बहुत ओल्ड एंड बहुत फेमस हमारा डीपी इंट्रोडक्शन का एग्जाम्पल जो है, वो है कि हम, देखो, व्हाट इज डीपी, कि आप ना कुछ चीज एक बार इवेलुएट कर चुके हो। लेट्स से आपके पास एफ ऑफ एक्स है एक, है? ये एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1। अब ये जो एफ ऑफ एक्स है, टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, अब अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ टू डाल दूं तो क्या आएगा? दिस इज माई एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ टू क्या होगा? 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 + 1, एंड दिस विल बी व्हाट, 4 + 4 + 1। दिस विल ऑलवेज बी 9, है ना। एफ ऑफ थ्री क्या आएगा? वो हमेशा ही 16 आएगा, है ना। करके देखो, 16 ही आना चाहिए, आई एम अज्यूमिंग, है ना, ठीक है। और ये हमेशा ही रहेगा ना यार। अब अगर मैं 4 दिन बाद एफ ऑफ फोर भी अपन ने, दिस विल बी 25, एंड सॉन एंड सॉन। अब अगर मैं उसके बाद दोबारा से आके एफ ऑफ थ्री कैलकुलेट करूं, क्या हमेशा 16 ही आएगा? क्या कभी ऐसा होगा कि आज एफ ऑफ थ्री 16 नहीं आ रहा? ऐसा कभी पॉसिबल है? क्या हमेशा ही एफ ऑफ थ्री 16 आएगा? आएगा ना। और यही फंक्शन की भी डेफिनेशन होती है ना, कि फॉर अ पर्टिकुलर इनपुट बार बार सेम ही आउटपुट आएगा। अगर आपने इनपुट सेम डाला है, अगर आपने यहाँ पे हमेशा एक्स के बदले 3 ही डाला है, तो यार फालतू का जो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा ही हमेशा 16 आएगा यार। अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज दिस, कि यार अपन ने एक बार अगर कैलकुलेट करा लिया है एफ ऑफ थ्री 16, तो हमें बार बार क्यों कैलकुलेट कराना है? एक बार आपने कैलकुलेट करा लिया, आप कहीं पे स्टोर करके रख लो, कहीं पे आप याद करके रख लो, कहीं पे आप किसी बंदे को, कि आप अपने किसी डेटा स्ट्रक्चर को याद करने को बोलो कि भाई जब भी 3 आए ना, आउटपुट 16 है। जाके कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आउटपुट हमेशा ही 16 रहेगा, ठीक है। बस बस आप याद करके रख लीजिए, ठीक है। यही डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, और जो हम फिबोनाची के थ्रू देखेंगे। देखो, रिकर्जन थोड़ा बहुत अगर आपको याद हो, तो हम रिकर्जन के टाइम पे क्या करा करते थे। लेट्स मूव ऑन विद द एज ओल्ड प्रॉब्लम। फाइंड nth टर्म ऑफ फिबोनाची सीरीज। इसके थ्रू हम सीखने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है डीपी। देखो, याद है ना फिबोनाची सीरीज क्या होती है? क्या होती है? 0 1, पहले दो टर्म्स इस सीरीज के 0 1 होते हैं, और बाकी के सारे टर्म्स पिछले के दो टर्म्स का सम होता है। तो पिछले दो टर्म्स का सम 1, फिर 2, फिर 2 + 1 3, फिर 5, फिर 8, फिर 13, और 13 और 8 21, 34, एंड सॉन एंड सॉन, राइट। 55 वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मतलब सवाल यही है कि लेट्स से ये जीरोथ टर्म है, इसको अपन ने जीरोथ टर्म बोल लिया, इसको अपन ने फर्स्ट टर्म बोल लिया। तो अगर हमको एन मिलेगा, लेट्स से एन हमको मिला 5, तो 0 1 2 3 4 5, 5 आंसर होना चाहिए। अगर एन मिलेगा हमें, लेट्स से 7, तो सेवेंथ टर्म इज 30, तो आंसर हमारा 13 होना चाहिए, ठीक है। अब जब थोड़ा बहुत अगर आपको रिकर्जन याद नहीं है, तो रिकर्जन में अपने क्या करा करते थे, अपन बोला करते थे कि भाई हम एक फंक्शन लिखेंगे यार, फेथ एक्सपेक्टेशन वाली चीजें। अगर आपने फेथ एक्सपेक्टेशन के थ्रू रिकर्जन सीखा है, या फिर अगर आपने फेथ एक्सपेक्टेशन के थ्रू रिकर्जन नहीं सीखा है, किसी और तरीके से रिकर्जन सीखा है, तो अपन क्या करा करते हैं, सिंपली हम ये बोल दिया करते हैं कि भाई मैं रिकर्सिवली एक स्मॉलर प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूंगा। याद है ना, यही करा करते थे कि यार जो आपका पूरा फंक्शन है वो कैसा है, वो ऐसा कुछ है, पब्लिक स्टैटिक एक इंटीजर रिटर्न करता है, मतलब nth टर्म ये रिटर्न करता है। आप क्या बोलते हो अपने फंक्शन से?
आप अपने फंक्शन से क्या बोलते हो कि भाई, भाई मैं स्मॉलर प्रॉब्लम सॉल्व करवा लूंगा, है ना, कि मैं बोलूंगा कि भाई n-1 टर्म ला के दे दो, और ये ला के दे। ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करते थे, मतलब बैक टू दिस पॉइंट, कि रिकर्जन में अपने क्या करा करते थे, कि हम बोला करते थे कि स्मॉलर प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, है ना। आपका फेथ रहा करता था कि स्मॉलर प्रॉब्लम जो है वो अपने आप सॉल्व हो जाएगी, है ना। अगर आप कॉल करोगे कि यार फिबोनाची ऑफ n-1 ला के दे दो, तो वो ला के दे देगा, ये फंक्शन सही से चलेगा। ठीक है, अगर आप फिबोनाची ऑफ n-2 भी मांगोगे, तो ये फंक्शन भी सही से चलेगा, और स्मॉलर प्रॉब्लम आपकी अपने आप सॉल्व हो जाएगी। एंड आपको ये बताना है कि अगर आपकी स्मॉलर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, दैट इज अगर आपको n-1 टर्म मिल गया और n-2 टर्म भी मिल गया, है ना, ये आपने मांगा अपने फंक्शन से, ये आपको उसने रिटर्न कर दिया, आराम से रिटर्न कर दिया। तो तो आपको इससे फाइनल रिजल्ट कैसे बनाना है, यही करते थे। याद है, रिकर्जन में यही करते थे, आप बोलते थे फेथ है मेरा कि ये स्मॉलर प्रॉब्लम के लिए सही से चलेगा, फंक्शन विल वर्क फॉर स्मॉलर प्रॉब्लम। और आप क्या करते थे कि भाई इसके रिजल्ट से, जैसे लेट्स से आप 7 के लिए आंसर निकालना चाहते हो, आपने बोला कि भाई मुझे सिक्स्थ टर्म दे दे और फिफ्थ टर्म दे दे, उसने सिक्स्थ टर्म सही दे दिया, फिफ्थ टर्म सही दे दिया। सिक्स्थ टर्म इज व्हाट, माय सिक्स्थ टर्म इज 8 एंड फिफ्थ टर्म इज 5। आप अपना आंसर कैसे बनाओगे, इन दोनों का सम, 8 + 5 इज योर आंसर, है ना। इतना याद है, इतना सा रिकर्जन आपको याद है, ठीक है। बस इतना सा ही रिकर्जन हमको याद करने की जरूरत है कि यू शुड नो सेम, स्मॉलर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपको बड़ी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, ठीक है। तो यही थ्रू आउट हम करते हुए आए हैं, और यही हम करेंगे भी। हम बहुत सारा रिकर्जन ही सीख रहे होंगे वापस से, ठीक है। उस रिकर्जन को ना देखो, हर एक डीपी का सवाल सॉल्व करने के 4 ही तरीके हैं, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट दोज 4 ही स्टेप्स है, सॉरी, लेट्स टॉक अबाउट दोज 4 स्टेप्स। यहाँ पे कहीं पे कर लेते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं, ठीक है। देख, पहला स्टेप, ठीक है, मतलब अभी हम स्टेप लिख रहे हैं, फिर हम एग्जांपल्स में देख भी लेंगे, ठीक है। पहला स्टेप है सॉल्व द प्रॉब्लम रिकर्सिवली। ये कर लो आप, ठीक है। दूसरा है कि यार, और अब इनिशियली इनिशियली आपको ये करना चाहिए, उसके बाद आप माहिर हो जाओगे, उसके बाद आप काफी एक्सपर्ट हो जाओगे, इनफ सवाल करने के बाद आपको ये स्टेप स्किप कर पाओगे बाद में आप। लेकिन इनिशियली हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है रिकर्जन का जो ट्री बना होगा, ठीक है। कि जैसे फिबोनाची के लिए अभी हम बना के देखेंगे, तो रिकर्जन ट्री बना होगा, उसे ऑब्जर्व करो और देखो, एंड फाइंड आउट हाउ द आंसर इज बिल्डिंग, कि आंसर बन कैसे रहा है एक्चुअल में, जो कि हमने काफी सारा, अगर आपने रिकर्जन पढ़ा है तो हमने आपने आंसर बनता हुआ रिकर्जन में काफी सारा देखा होगा, ठीक है। ये आपको दोबारा से देखना है। अब आपको बस देखते देखते ये भी देखना है। नो, थर्ड स्टेप जो इसको हम बोलते हैं कि मेमोराइज कर दो भाई, अपने आप को याद करा लो। अगर आपको देखो, चलो ये देखेंगे हम, है ना, इस मूवमेंट में हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन भी और अच्छे से देखेंगे जब हम ये तीसरे स्टेप के बारे में बात कर रहे होंगे, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्या होता है सब प्रॉब्लम्स, क्या होती हैं ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स, नो वरीज, अभी हम बात करेंगे उसकी, ठीक है। एंड चौथा स्टेप ठीक है, चौथा स्टेप, चेंज इट टू टैबुलेशन। टैबुलेशन क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे, बस नोट कर लेना है इसको कहीं पे, बार बार हम यही 4-5 चीजें कर रहे होंगे। और फिफ्थ फिफ्थ ऑप्शनल स्टेप इज कि ऑप्टिमाइज और ऑप्टिमाइजेशन करो अगर आप कर सकते हो तो, ठीक है। मतलब रिकर्सिवली, चलो देखेंगे, है ना। ये 5 स्टेप्स स्क्रीनशॉट ले लो, या कहीं लिख लो, काम आएंगे, बार बार हम इन्हीं के ऊपर आ रहे होंगे, ठीक है। और अब हम फिबोनाची से इसके थ्रू, इसके इन 5 स्टेप के ऊपर एक बार आइटरेट भी मारेंगे, ठीक है, देखना जरा, ठीक है यार। अब ये होता है फिबोनाची सीरीज, हमसे सवाल में क्या बोला गया है कि nth टर्म निकाल दो। आपको क्या फंक्शन याद है, आपका फिबोनाची का जो रिकर्सिव फंक्शन हुआ करता था वो कुछ ऐसा दिखता था, है ना। मतलब आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट डाउन, मतलब बहुत बार किया होगा आपने, कि पब्लिक
स्टार्टिंग एंड फेब ले लो कि हमें मिलेगा क्या यहाँ पे। हमें एन मिलेगा और उस एन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, हमें अपना फिबोनाची का टर्म निकाल देना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लास्ट टर्म निकाला फिबोनाची n-1 और सेकेंड लास्ट टर्म निकाल लिया। ठीक है, सेकेंड लास्ट टर्म। ऑलराइट। हाँ, आपका आंसर कैसे बनेगा या nth टर्म कैसे बनेगा, दैट इज लास्ट टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म। ठीक है, मतलब हम ये सब चीजें एक ही लाइन में भी लिख सकते थे, बट एनीवेज क्या फर्क पड़ता है, यू शुड अंडरस्टैंड थिंग्स एट दिस मोमेंट। उप्स, कितना चाहिए आपको भाई स्पेस। और आपका आंसर इज रिटर्न दिस nth टर्म। अच्छा, बेस केस बताना यार, बेस केस बताना। अगर n की वैल्यू जीरो हो जाए या फिर n की वैल्यू, मतलब n की वैल्यू जीरो हो जाए तो आंसर क्या है आपका, रिटर्न जीरो। अगर n की वैल्यू वन हो जाए तो आंसर क्या है, रिटर्न वन। है ना। या फिर इन दोनों को हम कैसे लिख सकते हैं कि अगर n की वैल्यू वन से छोटी या बराबर हो जाए तो आंसर क्या है, n ही है आंसर। है ना, कि जीरो के लिए आंसर जीरो है और वन के लिए आंसर वन है। तो अगर n की वैल्यू वन से छोटी या बराबर हो जाए तो n है आंसर। है ना। दिस इज योर फिबोनाची का छोटा सा कोड। अब यार देखो, ये कोड। हाँ जी, देखना यही यही होता है कोड आपका। ठीक है ना, ये ध्यान है आपको। हाँ, अब देखो, इसके ऊपर हम एक बार आइटरेट मारते हैं कि आपको लेट सपोज n इज इक्वल टू 5 के लिए ही निकालना होता और हमारा ट्री डायग्राम कैसा दिखता। ठीक है, देखो है क्या फिबोनाची, मतलब एक लाइन में लिखें तो फिबोनाची ऑफ n क्या होता है भाई, इट्स द सम ऑफ लास्ट टू टर्म्स, फिबोनाची ऑफ n-1 प्लस फिबोनाची ऑफ n-2। हमारा जो फंक्शन है, हमारा जो रिकर्सिव फंक्शन है वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब जर इसके ऊपर आइटरेट मारते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। ठीक है, n इज इक्वल टू 5 के लिए करते हैं, मेरे को बस हेल्प करना कि कैसा सा दिखेगा हमारा ट्री डायग्राम, कैसा सा दिखेगा, और फिर हम बस कर लेंगे। ठीक है, n इज इक्वल टू 5 के लिए ये देखो, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, ये चौथी लाइन है ना। चौथी लाइन में अपन रिटर्न कर रहे हैं सम करा के, तो बस चार लाइंस चलेंगी। n इज इक्वल टू 5 के लिए हम यहाँ पे आए। अब बताओ जरा, क्या n इज इक्वल टू 5 के लिए, ठीक है, वो बहुत छोटा ना दिख रहा होगा आपको, यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, n इज इक्वल टू 5 के लिए क्या पहली लाइन चलेगी, क्या पहली लाइन चलेगी, क्या n वन से छोटा या बराबर हो गया क्या भाई, नहीं ना। ठीक है भाई, बढ़िया, जल्दी जल्दी बताना। तो हमारी दूसरी लाइन चली कि यार फिबोनाची ऑफ n-1 को कॉल कर दो, तो n इज इक्वल टू 4 कॉल हुआ। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी पहली लाइन नहीं चली और दूसरी लाइन चली जो कि कहता है कि यार n इज इक्वल टू 3 को कॉल कर दो, है ना, n-1 को कॉल कर दो। सिमिलरली यहाँ पे भी पहली लाइन नहीं चली, दूसरी लाइन क्या कहती है, आप n इज इक्वल टू 2 को कॉल कर दीजिए। सेम काम यहाँ पे भी, पहली लाइन नहीं चली और दूसरी लाइन क्या कहती है कि यार आप n इज इक्वल टू 1 को कॉल कर दो। अब जैसे ही आप वन पे आओगे क्या होगा, क्या पहली लाइन चलेगी, क्या पहली लाइन चलेगी, है ना, चलेगी ना पहली लाइन। पहली लाइन क्या रिटर्न कर देगी, एन रिटर्न कर देगी, दैट इज वन, कि यार फर्स्ट टर्म जो है वो वन है ना, तो फर्स्ट टर्म जो आपका है वो वन है, तो यार यहाँ से वन रिटर्न हो गया। ठीक है यार, परफेक्ट है। अब इसके लिए पहली लाइन चल चुकी है, पहली कॉल लग चुकी है ना, तो इसके लिए तीसरी दूसरी लाइन तक चल चुका है ना ये वाला कोड, इसके लिए तीसरा लाइन भी चलेगा, दैट इज एन। यार ये बताया नहीं आपने, ये n-2 है यार, सेकेंड लास्ट टर्म n-2 को हम कॉल करेंगे। हाँ, तो हम कहाँ जाएंगे, n इज इक्वल टू जीरो पे जाएंगे। अब जब हम n इज इक्वल टू जीरो पे जाएंगे तो n इज इक्वल टू जीरो क्या रिटर्न करता है, n इज इक्वल टू जीरो जीरो रिटर्न करता है, राइट। है ना। अब इसकी दूसरी लाइन चल गई, तीसरी लाइन चल गई, चौथी लाइन क्या करेगी, इन दोनों का सम
देन यू विल रिटर्न इट। तो 1 + 0 क्या रिटर्न किया आपने? 1 रिटर्न किया, है ना। यहाँ पे भी सेम काम होगा कि यार आपने दूसरी लाइन चला दी है, दैट इज n-1 की कॉल लगा दी है, आप n-2 की भी तो कॉल लगाओगे। कहाँ जाओगे? क्या n=1 पे जाओगे? बिल्कुल जाओगे। n=1 क्या रिटर्न करता है? 1 रिटर्न करता है, परफेक्ट। तो n=3 के लिए अगेन इन दोनों का सम, सेकेंड टर्म, है ना। 3 के लिए आप बोलोगे भाई मुझे 2 का आंसर दे, 1 का आंसर दे, दोनों का सम रिटर्न करके हम वापस कर देंगे, राइट। तो इन दोनों का सम अपन ने रिटर्न करके क्या बोल दिया? 1 + 1 2 रिटर्न हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी सिर्फ पहली लाइन चली है या फिर एक कॉल लगी है, दूसरी कॉल कहाँ लगेगी? कहाँ पे भाई लगेगी? n=2 पे, परफेक्ट, है ना। अब 2 के लिए आप पहली बार 2 पे आए हो, आज इससे पहले आप कभी 2 पे नहीं आए थे, है ना। तो आपने वो देखा पहली लाइन चलेगी क्या? नहीं, n छोटा तो नहीं है 1 से, ना ही बराबर है। दूसरी लाइन कहाँ लेके जाती है आपको? n-1 पे। दैट इज आप गए n=1 पे। जैसे ही 1 पे गए, हमें पता है 1 के लिए तो आंसर 1 ही होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी लाइन गई n=0 पे, फिर आपने 0 पे रिटर्न कर। तो n=2 से अगेन सेम सेम वही बात, 1 + 0 का सम आपने 1 रिटर्न कर। 4 से क्या रिटर्न करोगे? लास्ट दो का सम, जो भी दोनों ने रिटर्न किया, 3 रिटर्न किया, ठीक है भाई। यहां तक चीजें क्लियर है। तो ये सब हुआ जब n=5 ने सिर्फ दूसरी लाइन चलाई, दैट इज फर्स्ट लाइन चलाई, और उसने बोला कि मुझे फिफ्थ टर्म का आंसर के लिए फोर्थ टर्म बताओ क्या होती है। उन्होंने बोला फोर्थ टर्म होती है 3, है ना। लेकिन यहाँ पे बात खत्म नहीं हो जाती, हमें और दूसरा काम भी करना है। दूसरा काम हमें क्या करना है? हमें दूसरी लाइन भी चलानी है, दैट इज n=5 के लिए दूसरी कॉल कहाँ जाएगी? दूसरी कॉल भी लगेगी ना भाई, n=n-2 5-2 3 पे। अब आप 3 पे पहली बार आए हो, पहली बार आए हो तो आपकी पहली कॉल लगेगी ये वाली, दैट इज आप जाओगे n= कहाँ पे? 2 पे, है ना। 2 पे भी आप पहली बार आए हो, तो पहली बार आए हो तो पहली कॉल लगेगी n=1 पे। 1 पे आते ही व्हाट डू यू डू? यू विल रिटर्न 1। तो n=2 के लिए पहली लाइन चल चुकी, दूसरी लाइन कहाँ लेके जाएगी आपको? n=0 पे। 0 पे आते ही यू विल डू व्हाट? आप 0 रिटर्न कर दोगे, तो दोनों कॉल का सम 1 रिटर्न हो गया, है ना। 3 के लिए दूसरी कॉल कहाँ जाती है? n=1 पे, है ना। 3-2 1 पे, 1 से आप क्या रिटर्न कर देते हो? 1। 3 से क्या रिटर्न करते हो? 2, है ना। तो इवेंचुअली जब इसकी दोनों कॉल्स चल गई तो यहाँ से क्या रिटर्न हुआ? 5 रिटर्न, है ना, कि फिफ्थ टर्म इज 5, है ना। ठीक है, ये क्लियर है ना? ठीक है, ये इसमें इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये चीजें ठीक थे यहाँ तक आपने जो भी समझा, दैट इज ओके, है ना। ठीक है यार। यार इसमें आपने एक चीज देखी क्या? हमने ना, हमने कुछ काम बार 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 किया। क्या काम? क्या ये देख रहे हो n=1, एक बार यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है, यहाँ पे कैलकुलेट, चलो बेस केस के बारे में भी नहीं करते बात। n=2 देखो, एक बार यहाँ पे कैलकुलेट हुआ, एक बार यहाँ पे कैलकुलेट हुआ, एक बार यहाँ पे कैलकुलेट हुआ, है ना। जब हम n=5 निकालने आए हैं, एक जब हम n=5 निकालने आए हैं, उसी के दौरान n=2 जो जस्ट 3 स्टेप पीछे है वो 3 बार कैलकुलेट हो गया, है ना। और अगर आप और चीजें देखो, n=3 देखना, एक बार कैलकुलेट हुआ, 2 बार कैलकुलेट, है ना। मतलब हम ना ये पूरे का पूरा ट्री डायग्राम 2 बार बना चुके, n=3 वाला ट्री डायग्राम हम 2 बार बना चुके। मतलब हमने कितने स्टेप्स, ये जो सारे स्टेप्स हैं कि भाई आप 3 पे आओगे, फिर आप 2 पे जाओगे, फिर आप 1 पे जाओगे, फिर आप 0 पे जाओगे, ठीक है। फिर वापस से आके आप दूसरी बार n=1 पे जाओगे, है ना। यहाँ पे भी कि 3 पे आप आए, फिर आप 2 पे जाओगे, 2 से 1 पे, 1 से 2 से 0 पे, और फिर 1 पे भी जाओगे। ये स्टेप भी, ये सब 2 बार रिपीट हुआ, है ना, जो कि नेसेसरी नहीं था। क्यों? क्योंकि यार एक बात बताओ, अगेन सेम वही पुराना फंक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि अगर मैं फिबोनाची में 3 पास करूंगा, तो क्या वो हमेशा ही हमेशा 2 रिजल्ट देगा? कभी ऐसा होगा 2 के अलावा कुछ और दे दे? हाँ, प्रेरणा करते हैं, है ना। तो अगर हम ये चीज एक बार कैलकुलेट कर चुके, ये जो हम चीज एक बार कैलकुलेट कर चुके, तो वापस से कैलकुलेट करने पे भी तो सेम रिजल्ट मिलेगा। अगर हम n=2 एक बार कैलकुलेट कर चुके, तो यार सेम n=2 के लिए 1 ही आंसर आता है, हमेशा ही 1 आंसर आएगा यार। कभी ऐसा नहीं होगा 1 के अलावा कुछ और आ जाए, हमेशा ही 1 आंसर आता है ना। आप चाहे कितनी भी बार कैलकुलेट करा लो, ठीक है। तो यार डीपी इज दिस ओनली,
कि हम रिकर्सिवली जो प्रॉब्लम्स को, इसको ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स कहते हैं, कि ये सब प्रॉब्लम है ना, पूरी प्रॉब्लम तो n इज इक्वल टू 5 के लिए सॉल्व कराना है। सब प्रॉब्लम क्या हुआ, जो हमारी छोटी प्रॉब्लम जो हमें सॉल्व करनी पड़ेगी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सब प्रॉब्लम क्या होता है, एक ऐसी छोटी प्रॉब्लम जो हमें सॉल्व करनी पड़ेगी टू सॉल्व द होल प्रॉब्लम, है ना। तो ये जो छोटी प्रॉब्लम है, ये हमने सेम प्रॉब्लम बहुत बार सॉल्व कर ली। तो ये जो सब प्रॉब्लम्स है दे आर ओवरलैपिंग, कि सेम ही सेम 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 सब प्रॉब्लम्स आ रही। तो डीपी क्या कहता है कि यार अगर आपको ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स मिल रही हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसे स्टेट, या फिर ऐसी वैल्यूज जिसके लिए आप बार बार चीजें कैलकुलेट करा रहे हो, तो रेदर देन कैलकुलेटिंग इट अगेन एंड अगेन, व्हाई नॉट जस्ट सेव इट। आप इसको कहीं पे सेव करा के रख लो कि आपको n इज इक्वल टू 2 के लिए आंसर मिला 1। आप इसको सेव करा के कहीं पे सेव करा के रख लो कि हाँ भाई n इज इक्वल टू 2 के लिए हमेशा ही आंसर बनता है। एंड दैट्स इट, एंड दैट्स इट, यही काम हमको करना है। ठीक है, ठीक है ना। हाँ देखेंगे यार, ऐसा कुछ नहीं होगा, पर हम देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं, कैसे हम बोल सकते हैं अपने सिस्टम को, अपने कोड को कैसे बोल सकते हैं कि भाई n इज इक्वल टू 2 हमें एक बार कैलकुलेट कर चुके हैं, दोबारा मत करो। यहाँ पे हम आए तो हमें पता है कि भाई n इज इक्वल टू 2 के लिए ये आंसर होता है। ठीक है, ठीक है यार। अच्छा, अब देखना, देखना, है ना, हम फिर से, अच्छा ये सोचो कि आपको सबके लिए आंसर सेव कराने हैं, आपको सबके लिए आंसर सेव कराने हैं, है ना, कि यार n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या आंसर है, 1 आंसर है। n इज इक्वल टू 0 के लिए 0 आंसर है। n इज इक्वल टू 2 के लिए 1 आंसर है। 3 के लिए 2 आंसर है। n इज इक्वल टू 4 के लिए 3 आंसर है। n इज इक्वल टू 5 के लिए 5 आंसर है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन, है ना। मुझे ये सारी चीजें कहीं ना कहीं स्टोर करानी है कि भाई 1 के लिए आंसर 1, 0 के लिए आंसर 0, 2 के लिए आंसर 1, 3 के लिए आंसर 2, 4 के लिए आंसर 3 और 5 के लिए आंसर 5, है ना। ये चीजें हमको स्टोर करानी है। तो कैसे करा सकते हैं, कहाँ पे स्टोर करा सकते हैं, हाउ इज दिस पॉसिबल। एक तो आपके पास हैश मैप है, कि आप की वैल्यू पेयर बना लो कि भाई 1 का आंसर 1 होता है, 0 का आंसर 0 होता है, 2 का आंसर 1 होता है, 3 का आंसर 2 होता है, 4 का आंसर 3 होता है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। एक तो आपके पास हैश मैप इज योर सोल्यूशन, फर्स्ट सोल्यूशन, कि आप हैश मैप बना लीजिए और हैश मैप में आप की वैल्यू पेयर बना लो। दूसरा, दूसरा, याद है एरे, एरे की सबसे स्ट्रॉन्ग पावर क्या होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग चीज क्या होती है एरे में, उसके इंडाइसेस, है ना। इंडेक्सेस जो होते हैं वो सबसे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग योर इंडेक्सेस आर। तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि यार n इज इक्वल टू 5 के लिए मुझे 6 आंसर स्टोर कराने हैं, मानते हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। यही बोला ना हमने कि अगर मैंने कभी एक आंसर कैलकुलेट कर लिया है तो वी डोंट वांट कि ये बार 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 कैलकुलेट हो, है ना। या कैलकुलेट हो लिया तो हमने कहीं पे सेव करके रख लिया कि भाई 2 का आंसर यही है, आप इसको दोबारा जाके फाइंड आउट करने की कोशिश मत करो, हमने पहले कभी निकाल के रख लिया है आपके लिए आंसर, और मुझे याद है कि 2 के लिए आंसर क्या है, 2 के लिए आंसर 1 है। ठीक है, ठीक है। तो हम एरे का यूज कर सकते हैं और हम इंडेक्सेस पे रख सकते हैं कि भाई अगर किसी एरे के आई पे रखा हुआ है, लेट्स से एरे के 2 पे लेट्स से अपन ने रख दिया एरे के 1, तो यार 2 के लिए आंसर 1 रखा हुआ है। ठीक है, और हम ना यही बहुत जगह, ज्यादा जगह पे कर रहे होंगे, एरे के इंडेक्सेस का यूज कर रहे होंगे कि इस इंडेक्स पे जो रखा हुआ है उसका मतलब है इस स्टेट के लिए आंसर है, कि अगर एरे ऑफ आई पे एक्स रखा हुआ है तो आई का आंसर एक्स है ना। एरे के 2 पे 1 रखा है तो n इज इक्वल टू 2 के लिए आंसर 1 है। हम बहुत जगह एरे का ही रिजल्ट यूज कर रहे होंगे। ठीक है यार, देखो, आई आइटरेटेड ओवर दिस फिबोनाची का ट्री बहुत ज्यादा तेजी से, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि ये आपको आता होगा। आपने कभी कभी ट्री में किया, सॉरी, कहाँ किया होगा, रिकर्जन में किया होगा। अगर नहीं आता है तो हम एक और बार आइटरेट कर लेंगे, क्योंकि ये ट्री ही है जो है, ये ट्री ही आंसर है। ठीक है, बताओ, करना है एक बार और आइटरेट इसके ऊपर। ठीक है, चले ना, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। अब देखो, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बता देता हूँ मैं आपको, छोटे से ट्री के लिए, अगर आप इफ यू डोंट रिमेम्बर, तो देखना यार, सिंपल है। n इज इक्वल टू 3 के लिए ही देख लो। n इज इक्वल टू 3 के लिए पहली लाइन नहीं चलेगी, क्योंकि n छोटा नहीं है 1 से। दूसरी लाइन जो है वो कॉल कर देती है फिबोनाची ऑफ n-1 को, तो n इज इक्वल टू 2 कॉल हो जाता है ना। अब 2 में भी आप आओगे तो पहली लाइन नहीं चलेगी, क्योंकि n 1 से छोटा नहीं है, दूसरी लाइन
n इज इक्वल टू 1 को कॉल कर देती है, राइट। यहाँ पे क्या होता है, n इज इक्वल टू 1 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 1, तो ये 1 रिटर्न करता है। अब ये पहली लाइन चली है, दैट इज फर्स्ट कॉल लग चुकी है, दूसरी कॉल भी लगेगी, वो कहाँ जाएगी, 2 - 2 पे, n - 2 पे, तो 2 - 2 0 पे गई। जीरो के लिए n अगेन छोटा हो गया 1 से, तो जीरो रिटर्न हो गया, जो भी n की वैल्यू थी वो रिटर्न हो जाती है, क्योंकि हमें पता है n इज इक्वल टू 1 का आंसर 1 है ना, फर्स्ट टर्म 1 है और जीरो टर्म 0 है, ठीक है। तो ये हमें वाली बात पता है, तो हमने वही सेम बात करी यहाँ पे, ठीक है। अब इसके लिए भी दूसरी कॉल चलेगी, तो हम रिजल्ट क्या यहाँ पे देखो क्या होगा, इस स्टेट पे क्या होगा, आपको फर्स्ट का आंसर मिल गया, लास्ट टर्म में आपको मिला 1, सेकेंड लास्ट टर्म में आपको मिला 0। आपने आंसर कैसे बनाया, 1 + 0 और रिटर्न क्या कर दिया, दोनों का सब 1। इसके लिए भी दूसरी कॉल जाएगी, 3 - 2 1 पे, 1 से रिटर्न होता है 1, है ना। तो आपने क्या रिटर्न किया, इवेंचुअली 2, है ना। यही चीज हम यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है, यही हम बड़े स्केल पे कर रहे थे, या यही हम n = 5 के लिए कर रहे थे, ठीक है भाई। कौन पूछ रहा था, प्रेरणा, कुछ सोल्यूशन करो, ओके। अच्छा, इसमें भी हम देख ही सकते हैं कि यार n = 1 2 बार कैलकुलेट हुआ, है ना, यहाँ पे भी n = 1 2 बार कैलकुलेट हुआ। अब देखो यार, हम क्या कर सकते हैं, ये कोड अपन लिख लेते हैं कहीं पे जाके। क्या हमारे पास कुछ है, Oops, यार मैंने ये कभी कमिट नहीं किया, स्ट्राइक स्टॉप। ठीक है यार, ऐसे ही बना लेते हैं, स्ट्रिंग मैचिंग में ही बना लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अगर आपने केएमपी अगर आपने केएमपी की वीडियो नहीं देखी है अभी तक, प्लीज जाके देखिए। एनी, आओ देखो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, अपना फंक्शन दिख रहा है क्या, या इज इट टू स्मॉल, अब ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड फिबोनाची, और अपन ने यहाँ पे क्या बोला, इंटेंट, अगर n जो है वो 0 से छोटा है तो रिटर्न n। बाकी सब सिनेरियो में हमारा nth टर्म क्या है, सीधा डायरेक्टली लिख रहे हैं, वो क्या है, फिबोनाची ऑफ, नहीं लिखते, चलो ऐसे अच्छे बच्चों की तरह ही लिखते हैं, यहाँ से कॉपी पेस्ट ही कर लाते हैं ना। ठीक है, परफेक्ट। बस एक जो हमने मिस्टेक करी थी वो यहाँ पे n - 2 की कॉल, ठीक है, एंड दिस शुड वर्क एवरी टाइम। ठीक है जी, परफेक्ट परफेक्ट। और ये चलेगा भी, है ना। अगर हम n = 6 बोलें और बोलें कि भाई, सीधा ही बोल देते हैं, सिस्टम, आप सीधा ही फिबोनाची ऑफ 6 प्रिंट करा दो रेदर देन दिस, है ना। तो फिबोनाची ऑफ n प्रिंट करा दो, तो क्या होगा, क्या आएगा यार फिबोनाची ऑफ 6, दैट इंटीजर रिटर्न होगा 720, 8 आएगा भाई। फैक्टोरियल नहीं निकालने गए हैं यार, है ना। 8, 6th टर्म क्या है, 6th टर्म 8 है ना, है ना। ठीक है, 8 है भाई 6th टर्म, 0 1 2 3 4 5 6, 8 ही आया, एंड सही चल रहा है हमारा कोड, है ना। अब देखना, यही कोड को हमें, देखो यार, अब हमने क्या बोला कि यार हम ना इसको बार बार आंसर को रखना नहीं चाहते, बार बार नहीं निकालना चाहते, रेदर ये हम ना कहीं पे सेव करा लेना चाहते हैं। तो अपन ने एक मेमो एरे बनाया,
जो मेमोइज करेगा। तो हमने ये बनाया n+1 साइज का, है ना, क्योंकि मुझे 0 के लिए भी स्टोर करना है, 1 के लिए भी स्टोर करना है, 2 के लिए भी स्टोर करना है, 3 4 सब के लिए स्टोर करना है। ठीक है, और ना हमने क्या किया, ये आप हमेशा करिएगा, इट्स सेफ, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। हमने क्या किया, एरेज डॉट फिल क्या करता है, पूरे एरे को किसी पर्टिकुलर वैल्यू से फिल करा लेता है। ये सिर्फ 1D एरे के लिए काम करता है, अगर आपने ये फंक्शन नहीं देखा है, ये सिर्फ 1D एरे के लिए काम करता है। ये एक ही बारी में किसी एरे को, एरे का नाम डालो और क्या वैल्यू चाहिए, लेट्स से -1 फिल करा लो। तो -1 से मैं ये रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ कि आज तक ना हमें इस स्टेट का आंसर नहीं मिला। मतलब हर एक इंडेक्स पे इनिशियली -1 रखा होगा, कि जीरो का आंसर 0 पे -1 रखा है, इसका ये मतलब है कि आज तक हमने जीरो का आंसर कैलकुलेट नहीं किया। और हम ना इस फिबोनाची वाले फंक्शन में फिबोनाची मेमो बोल लेते हैं, जो हमारा दूसरा फंक्शन है, सेम टू सेम कॉपी करते हैं, और हमने इसको क्या बोला, फिबोनाची मेमो बोला। ठीक है, और इस फिबोनाची मेमो में हमने इस मेमो पंच डीपी को भी बुलाया। और हम क्या करते हैं ना यार, बस बस सिंपल सी चीज जो हम यहाँ पे करते हैं, दैट इज, जब भी हम आंसर रिटर्न करेंगे, देखो अब हर जगह से ये मेमो पास होना चाहिए, है ना। जब भी हम आंसर रिटर्न करेंगे, तो आंसर रिटर्न करने से पहले कि यार देखो मेमो ऑफ एन का आंसर आपको मिल चुका है, nth टर्म का आंसर मिल चुका, तो आप वहां पे आंसर स्टोर करा लो हमेशा। जब भी आप कुछ आंसर रिटर्न, यहाँ पे भी तो हम आंसर रिटर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम क्या बोलेंगे कि भाई रिटर्न करने से पहले आप अपना आंसर सेव करा लो, यार इसका आंसर हमें मिल चुका। और अब जब आप आए हो ना यहाँ पे, तो आप चेक कर लो कि इसका आंसर पहले से कहीं रखा तो नहीं हुआ। कैसे चेक करेंगे, अगर इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे, अगर इस पर्टिकुलर एन के लिए मेरे एरे में -1 नहीं रखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है यहाँ पे हम पहले कभी आए थे और हमने वहां पे अपना आंसर सेव कराया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना आंसर रिटर्न करेंगे। ठीक है, ठीक है, इट वोंट मेक मच सेंस, अब एक बार हम ट्राई रन करेंगे, इट विल स्टार्ट मेकिंग सेंस कि भाई क्या ही हो गया ये, है ना। तो देख लेते हैं, आओ ये अपने दो फंक्शंस लेके चलते हैं। अरे आ जाओ, नहीं आपका आने का, देखना यार, बस यही है डीपी। जो ये जो हमने फंक्शन लिखा ना, ये जो मेमो वाला फंक्शन लिखा हमने, यही डीपी है भाई। ठीक है, बस हमको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट रिकर्जन सीखना है। ठीक है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी है हमें, हमें क्या सीखना है, रिकर्जन सीखना है वापस से, कि क्या होता है रिकर्जन। देखो क्या हुआ, यहाँ पे n = 6 था। ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वापस से 5 कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। तो हमने n+1 साइज का एक एरे बनाया। ठीक है, एरे कहाँ बनता है यार, हीप में बनता है, स्टैक में बनता है, कहाँ बनता है एरे, हीप में बनता है। हीप में बनता है मतलब ये एक ही बार बनेगा, और हम हर जगह क्या पास कर रहे होंगे, हर जगह क्या पास कर रहे होंगे, इसका एड्रेस पास कर रहे हैं ना यार। यहाँ पे जब हमने यहाँ से मेमो पास किया, यहाँ से जब हमने मेमो पास किया, इस एरे को पास किया, तो एड्रेस पास किया ना ब्रो, है ना। यहाँ से हमने मेमो पास किया, एड्रेस पास किया ना भाई। यू नो दिस राइट, कि ये किसी 4 के एड्रेस पे बना होगा, और वहां पे आपने एड्रेस ही पास किया। तो ये एक ही बार बना है ना। अगर नहीं बनाया तो मैंने बना के डाली हुई है यूट्यूब पे, ये वाली वीडियो देख लेना, कि अरे पे चीजें कैसे काम करती हैं, ऑल दैट। ओके, देखो क्या हुआ, हमने बोला कि यार हर जगह -1 फिल कर दो, तो इन्होंने हर जगह -1 फिल कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने अपने फिबोनाची फंक्शन को कॉल किया, विथ n इज इक्वल टू व्हाट, विथ n इज इक्वल टू 5, और मेमो वाला हम एरे लेके आए हैं जहाँ पे -1 फिल रखा हुआ है हर जगह। ठीक है, वापस से हम सेम डायग्राम बनाने जा रहे हैं, पर अब की बार हमारे पास मेमो वाला एरे भी है, और हमने एक फालतू का स्टेप भी लिखा है ना, दो फालतू के स्टेप एक्चुअली। क्या है वो दो फालतू के स्टेप, कि आप जाने से पहले आंसर सेव करा लो, कि आपने इस पर्टिकुलर n के लिए आंसर कैलकुलेट कर लिया है। और आप कभी किसी भी मूवमेंट पे अगर इस स्टेप पे आ रहे हो, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे आप आ रहे हो, तो आप क्या करो, आप चेक करो कि क्या इसका आंसर ऑलरेडी सेव्ड है, क्या इसका आंसर हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर हम इसका आंसर ऑलरेडी बना चुके हैं, तो हम वापस कैलकुलेट ना करके, ये सब काम ना करके, वहीं से जो हमने आंसर पहले बना रखा था वो रिटर्न कर देंगे। देखना भी हम कैसे करते हैं। ठीक है, देखो जरा, आप n = 5 से शुरू कर रहे हो। ठीक है, लाइन बाय लाइन चलेंगे, दिस इज आर
फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकेंड लाइन, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ लाइन। ये तीनों ही पांच लाइन बोल, फिफ्थ लाइन बोल दी हमने। ठीक है यार, पहली लाइन में जाएंगे क्या, फटाफट, हेल्प 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 चाहिए होगी भाई लोग आपकी। क्या पहली लाइन में जाएंगे हम? नहीं जाएंगे। क्या दूसरी लाइन में जाएंगे? क्या मेमो ऑफ 5 पे -1 नहीं रखा हुआ? रखा हुआ है भाई, है ना। क्या मतलब है कि यार 5 का आंसर अभी तक हमने कैलकुलेट नहीं किया है। ठीक है, तो दूसरी लाइन में भी नहीं जाएंगे। तीसरी लाइन क्या कहती है कि आप n-1 को कॉल कर दो, तो हमने 4 को कॉल किया, है ना। n-1 पे आ गए। सेम, पहली लाइन में नहीं जाएंगे क्योंकि n छोटा नहीं है 1 से। दूसरी लाइन में नहीं जाएंगे क्योंकि 4 पे -1 ही रखा हुआ है, मतलब अभी तक हमने 4 के लिए भी आंसर कैलकुलेट नहीं किया है। इसका यही मतलब है ना, समझ गए ना इसका मतलब क्या है, कि हमने अभी तक इसका आंसर कैलकुलेट नहीं किया है येट, है ना, अभी तक नहीं किया है। तो यहाँ पे -1 रखा हुआ है ना। अगर -1 रखा हुआ है इसका ये मतलब है, ठीक है, कि अगर मेमो ऑफ n पे -1 रखा है तो इसका ये मतलब है कि भाई आंसर जो है अभी तक कैलकुलेट नहीं हुआ है। ठीक है, 4 पे आते ही अगेन n-1 3 पे चले जाएंगे, है ना। 3 पे आते ही हम कहाँ चले जाएंगे, 2 पे चले जाएंगे। 2 पे आते ही हम 1 पे चले जाएंगे। अब देखो, जब हम 1 पे आए तो अपन ने क्या बोला, nth टर्म लिख दिया यार, यहाँ पे n लिखना था, सब कुछ गलत लिख देते हैं हम। हाँ, तो हम रिटर्न करने से पहले जो भी हम आंसर रिटर्न कर रहे हैं वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, कि यार हम यहाँ से क्या रिटर्न कर रहे हैं, एन रिटर्न कर रहे हैं, तो एन लिख दिया। ठीक है जी। अब हमने एन इज इक्वल टू किस पे लिखा है यार हमने, यहाँ पे हमने रिटर्न करने से पहले क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, कि भाई n = 1 का आंसर तो 1 होता है। ठीक है, 1 लिख दिया, बेस केस सेट किया कि यार n = 1 के लिए 1 होता है। और हमने जाने से पहले अपने मेमो वाले एरे में भी ये चीजें फिल कराई। ठीक है, परफेक्ट, विच इज गुड। अच्छा, 2 पे आए, 2 के लिए दूसरी लाइन ऑफ कोड लेके जाएगा हमें 2 - 2 0 पे। 0 पे भी आते ही हमने जाने से पहले क्या किया, 0 सेव किया, कि भाई 0 के लिए आंसर 0 होता है। देख लो, हमने सबसे पहले ना 1 फिल किया, इस एरे में फर्स्ट इंडेक्स फिल किया, उसके बाद हमने 0th इंडेक्स फिल किया। ठीक है, अब देखना, यहाँ पे हमने 0 रिटर्न किया। अब ला 2 वाले स्टेप पे क्या हो रहा होगा, देखना लास्ट टर्म में क्या आया होगा यार, n = 2 पे लास्ट टर्म में आया 1। सेकेंड लास्ट टर्म में क्या आया भाई, 0 आया। आपने nth टर्म कैसे बनाया, nth टर्म में क्या आएगा बताओ, nth टर्म में क्या आएगा, लास्ट टर्म में आया 1, सेकेंड लास्ट टर्म में आया 0, निकाल के लेके आए हो आप, है ना। तो आपने nth टर्म बनाया विच विल बी इक्वल टू 1, करेक्ट, इन दोनों का सम, लास्ट टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म। अब आप जाने से पहले आप यहां से रिटर्न करने वाले हो ना, इन दोनों का सम 1 + 0, 1 आप रिटर्न करने वाले हो। इज दैट ओके? बहुत तेज तो नहीं चला गया मैं? क्या इन दोनों का सम आप रिटर्न करने वाले, आप मानते हो, है ना, कि आपको 1 + पर आप जाने से पहले क्या कर रहे हो, कि यार एंड पे मेमो ऑफ 2 पे इन दोनों का सम, मेरा जो आंसर है, वो सेव कर दो, कि भाई हमने ना इसका आंसर निकाल लिया, मेमो ऑफ 2 का आंसर 1 होता है। जाने से पहले हम सेव करके जा रहे हैं। ठीक है, हम nth टर्म रिटर्न करने वाले थे, अपना आंसर nth टर्म था, तो जाने से पहले हमने उस इंडेक्स पे चीजें सेव करा ली। ठीक है यार, 3 के लिए देखो, पहली लाइन चल चुकी, पहली कॉल चल चुकी, दूसरी कॉल चलेगी 1 पे लेके आई। 1 से हम बेस केस है। अब देखो यार, 1 0 के बाद हमने सेकेंड इंडेक्स को फिल किया था, ये 1 रिटर्न करेगा। सेम काम यहाँ पे भी देखो क्या होगा, जब आप 3 से रिटर्न हो रहे हो, 3 से रिटर्न होने से पहले आप थर्ड इंडेक्स पे जाके क्या फिल कर दोगे, आंसर, दैट इज 2। जाने से पहले आप फिल कर दोगे 2। देखो, अब ना, अब हमने जो ये एक्स्ट्रा स्टेप लिखा, फालतू का स्पेस बनाया, अब ये हमें हेल्प करेगा। 4 से आप कहाँ जाओगे, 4 से आप दूसरी कॉल लेके कहाँ जाओगे भाई, 4 - 2, 2 पे, अरे 3 पे तो हम जा चुके ना यार, 4 - 1 3 पे पहली कॉल तो लगा चुके, दूसरी कॉल कहाँ जाएगी, n-2 पे जो दूसरी कॉल जाएगी, राइट। अब देखो, अब आप 2 पे पहली बार आए हो, पहली बार आए हो, क्या पहली लाइन चलेगी भाई, क्या n छोटा है 1 से, क्या पहली लाइन चलेगी, नहीं चलेगी। क्या दूसरी लाइन, क्या मेमो ऑफ 2 पे -1 नहीं रखा हुआ, क्या नहीं रखा हुआ मेमो ऑफ 2 पे -1, नहीं रखा यार। इसका ये मतलब है कि हम पहले कभी मेमो ऑफ 2 कैलकुलेट कर चुके, या सिंपली बोला जाए तो हम फिबोनाची ऑफ 2 पहले कभी कैलकुलेट कर चुके, हमने वो कैलकुलेट करा के आंसर सेव करा लिया था।
ठीक है, हमने पहले कभी मेमो फिबोनाची ऑफ 2 के लिए वन आंसर बनाया था, और वो हमने वन आंसर कहीं पे सेव करा लिया था। तो अगर हमने वो आंसर कहीं पे सेव करा लिया था, तो अब हम दोबारा कैलकुलेट नहीं करेंगे। हमने बोला कि यार मेमोराइजेशन ऑफ 2 पे तो -1 नहीं रखा हुआ, आप ये वाला आंसर जो है पहले कभी बना चुके हो, तो रेदर बार बार कैलकुलेट करने के हम यहीं से क्या रिटर्न कर देते हैं, मेमो ऑफ 2। क्या रिटर्न हुआ, 1। क्या देख पाए ये वाली बात? ठीक है, हम आगे जाके चीजें कैलकुलेट नहीं करके लाए, दोबारा देखना है ना अगले वाले स्टेप में। तो 4 से एक कॉल ने 2 दिया, दूसरी कॉल ने 1 दिया। जाने से पहले हम यहाँ पे भी फिल कर देंगे क्या, आंसर अपना, दैट इज 2 + 1 3, है ना। हमने फिर थर्ड इंडेक्स फिल किया था, फिर हमने फोर्थ इंडेक्स फिल किया। ठीक है भाई, तो 3 रिटर्न किया, 3 रिटर्न किया। अब 5 से दूसरी कॉल कहाँ जाएगी, 5 - 2 3 पे। देखो पहली लाइन में नहीं आएंगे, एन छोटा नहीं है 1 से। दूसरी लाइन क्या कहती है कि मेमो ऑफ 3 पे -1 रखा हुआ है क्या? क्या रखा है मेमो ऑफ 3 पे -1? नहीं रखा ना, नहीं रखा ना मेमो ऑफ 3 पे -1। तो अगर नहीं रखा है, इसका मतलब है कि हम पहले कभी कैलकुलेट कर चुके, हम पहले कभी कैलकुलेट कर चुके, हम पहले कभी ये आंसर जो है वो कैलकुलेट कर चुके। अगर हम पहले कभी ये आंसर कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम ये आंसर दोबारा कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम बोलेंगे हमें याद है, मुझे याद है, मैंने याद कर लिया था, मैंने मेमोराइज कर लिया था कि यार मेमो ऑफ 3 के लिए या फिबोनाची ऑफ 3 के लिए आंसर 2 होता है, और हम सिंपली यहाँ से 2 रिटर्न कर देंगे इस लाइन से। ठीक है, तो फाइनली आंसर 3 + 2 5 रिटर्न होगा, लेकिन अगेन रिटर्न होने से पहले आप सेव कर रहे हो 5। ठीक है, देख रहे हो कितना ज्यादा ट्री 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 में डिफरेंस, देखना बस। ये था हमारा ट्री लास्ट टाइम। ठीक है, सेम सेम वैल्यू के लिए ये था ट्री हमारा। और अब की बार ट्री क्या है, ये देख रहे हो, सिर्फ एक 5 4 3 2 1 खत्म। यहाँ पे 5 4 3 2 1 बहुत बार जा रहा था, बहुत बार जा रहा था, यहाँ पे सिर्फ एक बार 5 4 3 2 1 ओ ऑफ एन हो गया। ये ओ ऑफ एन हो गया। ये क्या था, इसी कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, एन ट्री। आप ऑलमोस्ट एन हाइट चढ़ रहे थे, ठीक है, ऑलमोस्ट आप एन हाइट चढ़ रहे थे, और आप 2 कॉल लगा रहे थे, ये था 2 की पावर है। यही होता है ना यार रिकर्जन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, पता है ना, नंबर ऑफ कॉल्स रेज टू द पावर हाइट ऑफ ट्री। तो हाइट आपकी एन जा रही थी, 2 कॉल जा रही थी, 2 की पावर एन से आप यहाँ पे ओ ऑफ एन आ गए। एक ही कॉल गई यहाँ पे, एक ही बार चढ़े आप 5 4 3 2 1। ठीक है, ठीक है, कैसे हुआ, क्योंकि हमने एक बार जो आंसर बना लिया, हम उसको दोबारा नहीं बनाएंगे, है ना। मतलब ये तो n = 5 के लिए है, जस्ट थिंक अबाउट n = 100 के लिए हमने कितनी सारी चीजें बचा ली, है ना। कहाँ 2 की पावर 100 और कहाँ सिर्फ 100, है ना। 100 क्या है, 100 इज अप्रोक्सीमेटली 2 की पावर व्हाट, 7 आई गेस, है ना। हाँ, 5 6 7। ठीक है, तो कितना ज्यादा आपने टाइम बचा लिया। समझ में आया यार ये मेमोराइजेशन क्या होता है? क्या मेमोराइजेशन समझ में आया? ठीक है, समझे। देखो, तो जो हमने बात करी थी पहले, जो अपन ने पहले बात करी थी, क्या बात करी थी अपन ने, कि यार डीपी के जो 5 स्टेप होते हैं, जो डीपी के 5 स्टेप होते हैं, वो डीपी के 5 स्टेप कौन कौन से, क्या आपने रिकर्सिवली प्रॉब्लम सॉल्व कर ली? फिर हमने रिकर्जन ट्री में ही देखा कि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स हैं, है ना। हम n = 2 के लिए या n = 3 के लिए बार बार चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं। हमने क्या किया, हमने मेमोइज कर लिया। ठीक है, तो मेमोइज इज दिस कि आप एक एरे भेज देते हो जाने से पहले। देखो अब आप ना मोस्टली जगह पे हम यही करेंगे कि रेदर देन राइटिंग दिस, व्हाट वी विल राइट इज, जाने से पहले। तो ये पता है क्या करता है, ये पता है चलता कैसे है, ये nth टर्म को इसमें स्टोर करा लेता है और रिटर्न करता है मेमो ऑफ एन को। ठीक है, तो वही से कि जाने से पहले दो, एक ये दोनों स्टेप एक ही लाइन में हो गए। कैसे कि एक तो ये वाली चीज यहाँ चली गई, और जो हमें रिटर्न करना था वो भी रिटर्न कर दिया। तो हम हर जगह यही काम करेंगे कि जब भी आप रिटर्न लिख रहे होगे, आप ये कर दोगे। ठीक है, ठीक है भाई, ये तो हो गई बात। और अब जो है टैबुलेशन की, यार डीपी जो आपने सोचा होगा कि डीपी क्या होता है, कि फोर लूप्स होते हैं डीपी, है ना, नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, पर हमने अभी तक क्या काम किया, हमने ओवरलैपिंग पहला स्टेप लिख लिया, रिकर्सिवली प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, दूसरा स्टेप लिख लिया, हमने रिकर्जन ट्री ऑब्जर्व किया, और हमने देखा कि भाई आंसर बिल्ड हो रहा है ऐसे, है ना। मतलब हमको फिबोनाची का रिकर्जन ट्री पता ही था, हमें आंसर कैसे बिल्ड होता है पता ही था। हमने ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स को मेमोराइज करा लिया, हमने ऑब्जर्व करा ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स, उनको मेमोराइज करा लिया। अब
टैबुलेशन में चेंज करना इज एक्चुअली 2 मिनट का काम, इज एक्चुअली 2 मिनट का काम। जब आपने देखो, जब अभी हमने ये सब डायग्राम बनाया तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, हमारा जो ये एरे था वो किस ऑर्डर में फिल हुआ। सबसे पहले 1 और 0 फिल हुए, है ना, क्योंकि वो बेस केस है तो वो सबसे पहले एनीवेज फिल हो ही रहते। उसके बाद 2 फिल हुआ, फिर 3 फिल हुआ, फिर 4 फिल हुआ, फिर 5 इंडेक्स फिल हुआ। क्या ये देखा आपने? यही ऑब्जर्व किया था ना हमने, कि सबसे पहले इस वाले एरे, अगर बोलोगे तो एक बार हम फिर से आइट्रेट मार लेंगे ट्री पे, पर क्या आपने यही देखा कि सबसे पहले 1 और 0 फिल हो रहे थे, है ना, हमारे बेस केसेस फिल हो रहे थे, फिर सेकंड इंडेक्स फिल होता है, फिर थर्ड इंडेक्स फिल होता है, फिर फोर्थ इंडेक्स फिल होता है, फिर फिफ्थ इंडेक्स फिल होता है। मतलब सिंपली बोला जाए तो इस ऑर्डर में मेरा एरे फिल हो रहा है। तो जिस ऑर्डर में आपका मेमोराइजेशन वाला एरे फिल होता है ना, आपको उसी ऑर्डर में फोर लूप को लिखना है। देखो, टैबुलेशन इज व्हाट, टैबुलेशन इज जब हम रिकर्जन का बिल्कुल भी यूज नहीं करते, हम सब कुछ फोर लूप के थ्रू कर देते हैं। अब प्रॉब्लम इज दिस कि हम ये वाला कोड को टैबुलेशन के कोड में कन्वर्ट करना है, दैट इज मेमोराइजेशन वाला कोड। तो अभी हमने ये वाली लाइन, ये वाला कोड लिखा ना, इसको टैबुलेशन में कन्वर्ट करना इज एक्चुअली 2 मिनट का काम, है ना। देखो, हमारा जो कोड है, 1 मिनट के लिए, हमारा जो कोड है वो एग्जैक्टली सेम का सेम रहेगा, बस हमें फिगर आउट करना है कि फोर लूप कहाँ से कहाँ जाएगा। तो फोर लूप कहाँ से कहाँ जाएगा भाई? क्या इस ऑर्डर में जाएगा? देखा हमने। तो जिस ऑर्डर में आपका मेमोराइजेशन वाला एरे फिल होता है उसी ऑर्डर में आपका फोर लूप चलता है। तो आपका जो फोर लूप है, ठीक है, ये कैपिटल एल ले लेते हैं। आपका जो देखो, ये वाला कोड ना मैंने कॉपी पेस्ट कॉपी करके रख लिया, कट कॉपी करके रख लिया, और मैंने अपना फोर लूप चलाया। फोर लूप मेरा चलेगा n = 0 से लेस देन इक्वल टू कैपिटल एन तक, ठीक है। तो मुझे पता है इसी ऑर्डर में मेरा एरे फिल होता है। फिर अपन ने पता है क्या किया, सेम टू सेम जो भी चीज वहां पे थी कॉपी कर ली, ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मेट किया। अब देखो, जहां जहां पे रिटर्न लिखा था ना, वहां वहां पे आपको बस कंटिन्यू लिख देना है कि भाई ये स्टेप का काम हो चुका है ना। रिटर्न का यही मतलब था ना कि यार इस स्टेट का आंसर मिल चुका, अब अगले चले जाओ। यहाँ पे आपको क्या करना है, जहां जहां आपने रिटर्न लिखा था वहां वहां पे आप कंटिन्यू लिख दीजिए। इस पूरी लाइन की अब जरूरत है नहीं है आपको, ये तो हम मेमोराइजेशन का आंसर निकलवा रहे थे। और जहां जहां पे आप कॉल कर रहे थे वहां वहां पे आप अपने मेमो वाले या डीपी वाले से, जिस जो भी बोलना चाहो आप, उससे आप आंसर मंगवा लो, ठीक है। जहां जहां पे आप कॉल कर रहे थे, अब वो कॉल ना करके आप n-2 को कॉल कर रहे थे, तो अब आप n-2 एरे से आंसर मांग लो, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आप रिटर्न का कंटिन्यू लिख के क्या ही करोगे, एनीवेज आप लास्ट लाइन में आ चुके हो, पर लिख सकते हो। पर एनीवेज आप लास्ट लाइन में आ चुके हो तो कुछ सेंस नहीं बनता। ठीक है, क्या किया हमने, पहला हमने दो दो चीजें हमने को अपने को करनी है चेंज करने के लिए मेमोराइजेशन से टैबुलेशन में कोड। कौन सी दो चीजें करनी है? हमें ऑब्जर्व करना है, ठीक है भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए कि हाउ टू चेंज टू टैबुलेशन। 2 स्टेप्स में हो जाएगा, 2 मिनट का काम। ऑब्जर्व हाउ मेमो एरे इज बीइंग फिल्ड, या फिर एरे आंसर कैसे बन रहा है, सिंपली बोला जाए तो आंसर कैसे बन रहा है। और फिर क्या करना है, रिप्लेस इन इन फोर लूप, इनसाइड फोर लूप, इनसाइड फोर लूप क्या करना है आपको, जहां जहां पे रिटर्न लिखना था उसकी जगह क्या लिखा, रिटर्न की जगह क्या लिखा आपने, कंटिन्यू। और जहां जहां पे फंक्शन कॉल था, रिकर्सिव कॉल जहां जहां पे लग रखी थी, वहां पे आपने क्या किया, आपने अपने डीपी से आंसर मांगा, डीपी एरे से आंसर मांगा, है ना, या मेमोराइजेशन एरे से आंसर मांगा। डीपी एरे लिख रहे हैं, ठीक है। बस ये दो काम आपको करने हैं और आपका आंसर बन गया। अच्छा, देखना भी सही यार कि ये ना, ये हमेशा चलेगा और ना हम हमेशा यही काम करेंगे। हम हमेशा मेमो ही लिखेंगे, हम हमेशा रिकर्सिवली ही कोड लिखेंगे और उसे हम ऐसे ही कन्वर्ट कर देंगे। हम बस देखेंगे कि फोर लूप कैसे चलता है, और जैसे हमें पता चल जाएगा कि भाई फोर लूप ऐसे चलता है, हम सेम टू सेम कॉपी कर देंगे कोड, है ना, जो आपने वहां लिखा था। बस हमने रिटर्न की जगह कंटिन्यू डाल देना है, और जहां से हम फंक्शन कॉल कर रहे थे वहां पे हमें एरे कॉल कर देना है। हमेशा हम यही काम करेंगे। पर ये चलता क्यों है, ऐसा होता क्यों है, देखो जरा। क्या जो यहाँ पे आंसर बन कैसे रहा था, एक बात बताओ, यहाँ पे आंसर बन कैसे रहा था? क्या यहाँ पे आंसर ऐसे बन रहा था? क्या ऐसे बन रहा था? हाँ या ना? ध्यान से देखना यार, डीपी का जो एसेंस है ना,
वो यही है एसेंस डीपी का। क्या ऐसे बन रहा था आंसर? बिल्कुल बन रहा था। अब एक बात बताओ, हमने क्या बोला कि यार हम एक बार इसका आंसर कैलकुलेट करा लेंगे तो हम कहाँ रख लेंगे? एक बार हम कैलकुलेट करा लेंगे तो हम किसी एरे में स्टोर करा लेंगे, लेट्स से डीपी में स्टोर करा लिया, डीपी नामक एरे में स्टोर करा लिया, या मेमो नामक एरे में स्टोर करा लिया। तो ये मेरा आंसर मेमो ऑफ n-2 में पड़ा हुआ है। और इसका आंसर कहाँ पड़ा होगा? मेमो ऑफ n-1 में पड़ा होगा, है ना? तो तो अगर यार n-2 और n-1 का आंसर मेरे को पता चल ही जाए, तो मुझे रिकर्सिवली करने की क्या जरूरत है? मैं तो इन दोनों को सम करके कहाँ डालना चाहिए मुझे? मेमो ऑफ एन में, है ना? देखो, क्या मैं हर एक रिकर्सिव फंक्शन को एक मैथमेटिकल फॉर्मूले में चेंज कर सकता हूँ? कर सकता हूँ ना, ये भी तो रिकर्सिव फॉर्मूला ही है। मतलब कि भाई तुमको n का आंसर निकालने के लिए n-1 का आंसर चाहिए और n-2 का आंसर चाहिए, बिल्कुल सही बात है आपकी। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमने क्या देखा कि भाई हम n-2 का आंसर बार बार कैलकुलेट करने जा रहे थे, है ना? तो रेदर हमने क्या किया, हमने बोला भाई इसको आप एक एरे के अंदर स्टोर करा लो, एरे के अंदर याद करके रखो। ठीक है, परफेक्ट है। अब जब हम ये काम कर ही रहे हैं, जब हम एरे के अंदर स्टोर ही करा रहे हैं, और हमें पता चल ही गया है कि भाई देखो सबसे स्मॉलर प्रॉब्लम का आंसर ये है, अगर मुझे पता चल ही गया है कि यार 0 का आंसर ये है और 1 का आंसर ये है, तो मैं एरे से ही क्यों ना बोल दूं कि भाई मुझे अपने लास्ट 2 इंडेक्सेस का सम दे दे। करेक्ट है ना? तू मेरे को अपनी लास्ट 2 प्रॉब्लम्स का सम दे दे, मैं क्यों रिकर्सिवली पूछूं चीजों को? समझ रहे हो? तो बस यही होता है भाई, इसीलिए ये चीजें चलती हैं। इसीलिए क्या चीज चलती है कि आप सिंपली अगर ऐसे भी कर दोगे, आपको पता है कि भाई देखो हमने ना बेस केस इसी के अंदर फिट कर दिया। आप देखोगे कि आप बाहर भी लिख सकते थे कि यार देखो भाई मेमो ऑफ 0 का आंसर 0 होता है, दैट इज ऑल्सो ओके। मेमो ऑफ 1 का आंसर 1 होता है, बट क्या जरूरत है, क्या जरूरत है ये सब काम करने की? हमको सिर्फ फोर लूप डिसाइड करना है कि कैसे चलेगा, और ऐसा होता क्यों। अब समझ में आ रहा है कि ये व्हाई विल दिस वर्क, व्हाई विल रिमूविंग रिकर्जन वर्क, बिकॉज बिकॉज इट्स द सेम थिंग कि आपने स्मॉलेस्ट आंसर्स कहीं पे स्टोर करा लिए, आपने 0 का आंसर 1 का आंसर स्टोर करा लिया, तो यार बिगर प्रॉब्लम्स का आंसर तो पीछे पे ही बन रहा है ना, स्मॉलर प्रॉब्लम से ही बन रहा है ना। अब आप स्मॉलर प्रॉब्लम रिकर्सिवली निकालो, या फिर आप स्मॉलर प्रॉब्लम अपने एरे से मांगो। समझे? समझे? ठीक है, तो देखो ये कोड जो है हमारा कैसा सा दिखेगा। ठीक है, दिस इज भाई इट विल वर्क एंड इट विल वर्क एवरीवेयर भाई। जो अभी हम 3-4 सवाल आगे करेंगे फटाफट से, उसमें भी ये सारी चीजें काम करेंगी ब्रो। ठीक है, आपको बस रिकर्जन सोचना है। देखो यहाँ पे क्या हुआ होगा, हमने एरे बनाया होगा 6 साइज का। ठीक है, 6 साइज का एरे बन गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, आप आए n=0 पे। ठीक है, और कैपिटल एन में हमें क्या मिला है, कैपिटल एन में हमें मिला है 5। ठीक है, तो हमने 5 तक एरे चलाया, 0 1 2 3 4 5 तक चलाया। क्या एन की वैल्यू 1 से छोटी है? हाँ है। तो एन ही फिल कर दो, तो यहाँ पे 0 फिल किया। फिर फोर लूप 1 पे गया, n=1 पे गया। क्या एन की वैल्यू 1 से छोटी है, बराबर है? हाँ है। तो यहाँ पे एन ही फिल कर दो। ठीक है जी, फिर एन गया 2 पे। जब एन गया 2 पे, तो क्या एन की वैल्यू 1 से छोटी रही? नहीं। तो लास्ट टर्म निकालो। लास्ट टर्म क्या है? मेमो ऑफ n-1, दैट इज 2-1। लास्ट टर्म में आया 1, सेकेंड लास्ट टर्म में क्या आया? n-2, दैट इज 0। तो हमने nth टर्म बनाया और वो हमने स्टोर करा दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे दो लास्ट 2 का सम स्टोर हो गया। फिर आप n=3 पे जाओगे, 3 पे भी सेम काम। क्या? मेमो ऑफ n-1 निकाला, दैट इज दिस इज 1, और n-2 निकाला, ये भी 1। इन दोनों का सम आपने यहाँ पे स्टोर कर दिया, 2। ठीक है, फिर मेरा n जाएगा 4 पे, है ना? n=4 पे जब आप जाओगे तो क्या होगा? n=4 पे भी सेम काम होगा। क्या? कि आपने n-1 मांगा, दैट इज 3। थर्ड इंडेक्स पे क्या रखा है? 2 रखा है। और n-2 मांगा, कि सेकेंड इंडेक्स पे क्या रखा है? 1 रखा है। इन दोनों का सम 2 + 1 3। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है भाई, और सेम काम आपने यहाँ पे भी कर दिया। ठीक है, कि भाई लास्ट दोनों का सम 5। मेरा आंसर कहाँ पे होगा? अच्छा यार, यहाँ पे मेरा आंसर कहाँ पे होगा? लास्ट एक चीज बताना मैं भूल गया आपको, कि आपको 2 चीजों का, एक और फालतू चीज का ध्यान क्या रखना है। आपका आंसर कहाँ पे होगा यार? कौन से स्टेट पे आंसर रखा होगा?
एन पे, है ना। ठीक है, एक आपको ये भी यहाँ पे ये लिख ही देते हैं हम यहाँ पे कि ऑल्सो एक और चीज आपको क्या फाइंड आउट करनी है कि हाउ मेमोरी इज बीइंग ऑब्जर्व वेयर योर आंसर विल लाई। कैसे पता चलेगा यार कि आपका आंसर कहाँ पे लाई करता है, बताओ। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है लास्ट इंडेक्स पे करेगा, हमेशा जरूरी नहीं है। क्या पता जीरोथ इंडेक्स पे कर रहा हो आंसर लाई। ठीक है, ऐसा जरूर, अरे भाई इन्होंने तो रन मार दी। एनीवेज, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा लास्ट इंडेक्स पे। देखो ये आपको पता चलेगा अगेन आपकी किस ऑब्जर्वेशन से। देखो ये जो ऑब्जर्वेशन है ना, यही सब कुछ है कि मेरे को तो मेरा आंसर यहाँ मिला था, nth इंडेक्स पे मिला था। ठीक है, या फिर यहाँ मिला था। ठीक है, मेरा एरे ऐसे चल रहा था। हमेशा सिर्फ इस रिकर्जन ट्री के थ्रू ही आपको पता चलेगा कि आपका आंसर कहाँ मिलता है। ठीक है भाई, ठीक है, समझ गए। तो डीपी क्या होता है, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम के ऊपर सवाल करते हैं। टैबुलेशन के ऊपर हम कभी ज्यादा बकवास करेंगे नहीं, एक्सेप्ट इन अ फ्यू एरियाज, जैसे कि लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंसेस। ये सब में रिकर्जन उतना ज्यादा मैटर नहीं करता जितना टैबुलेशन मैटर करता है। टैबुलेशन से मोस्टली चीजें निकल जाती है। ठीक है, वहां पे हम डायरेक्टली टैबुलेशन भी कर लेंगे। ठीक है, लेकिन हम मोस्टली जगह पे सिर्फ और सिर्फ रिकर्जन ही पढ़ेंगे। ठीक है, रिकर्जन के थ्रू ही चीजें करेंगे। ठीक है, अगर हमें रिकर्जन आता है तो हमें डीपी आता है, दैट्स इट। हम रिकर्जन ही सीखेंगे। ठीक है, डीपी नहीं सीख रहे होंगे। डीपी तो बहुत ईजी है यार। देखो कितना ही गलत काम किया हमने। हमने बोला भाई फिबोनाची कर दो, कर दिया भाई आपने फिबोनाची, उसमें आपने दो स्टेप डाल दिए। एक एरे डाला, जाने से पहले आंसर रिटर्न कर दिया, और आते टाइम पूछा कि ये आंसर है कि नहीं। टैबुलेशन में क्या करना पड़ा, जो हमने देखा कि आंसर कैसे बन रहा है, फोर लूप लगाया और सेम टू सेम कोड। अब जो ये कोड है, क्या वही रिकर्जन का कोड नहीं है? है ना, है ना। जो ये कोड है, दैट इज जो फाइनली टेबुलेशन का कोड बना, वही रिकर्जन का कोड है ना। और जो फाइनल स्टेप है जिसके बारे में बात कर रहा था कि दिस इज ऑप्शनल, इसको हम ऑप्टिमाइज और भी कर सकते थे। कैसे और ऑप्टिमाइज करते कि हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ लास्ट दो टर्म्स पे डिपेंडेंट है, पीछे की वैल्यूज क्यों ही सेव कर रहे हो, है ना। तो और बिना एरे के भी आप कर देते, सिर्फ लास्ट दो टर्म्स स्टोर करा के बार 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 बार, है ना। जो कि होता भी है फिबोनाची ऐसे होता है ना, आप ए को जीरो स्टोर करते थे, बी को वन स्टोर करते थे, और फिर हमेशा सी निकालते थे ए प्लस बी, है ना। अगर बहुत पहले कभी आपने बेसिक्स के दौरान किया होगा तो हम ऐसे ही करा करते। ठीक है यार। एनीवेज आओ अब करते हैं हम सवाल। तो फाइनल फाइनल अगर हम एक लाइन में डिपिक्ट करें तो फाइनली है क्या, डीपी, दिस इज योर डीपी। रिकर्सिवली प्रॉब्लम सॉल्व करो, देखो कैसे बनता है ट्री, बिल्डिंग आंसर कैसे बन रहा है, मोमोइज कराओ, टेबुलेशन में यूं चेंज होता है। 2 मिनट का काम है टेबुलेशन में चेंज करना, वो यूं चेंज होता है। ठीक है।